दिख रहा? चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस डिले। ठीक है, वापस से वही बात करें फिर, है ना। चलिए, तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की भी हम बात करते हैं। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका क्रिस्टलाइन मटेरियल है, वो क्रिस्टलाइन मटेरियल कुछ ना कुछ क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, अरेंज होता है। ठीक है, तो उसका जो क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन केस ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मतलब देयर इज एन सम इम्परफेक्शन इन केस ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मतलब मे बी आप ऐसा समझो कि ये मेरा कोई एटॉमिक अरेंजमेंट था। ठीक है, ये मेरा क्रिस्टल लैटिस था। इस क्रिस्टल लैटिस में क्या हो गया, लेट्स से कि कोई एटम मिस हो गया, या पूरी की पूरी लाइन यहाँ से क्या हो गई, मिस हो गई एटम्स की। ठीक है, एटम्स और उसकी बाउंड्रीज की। तो हम उस केस में बोलते हैं कि जो सॉलिड है या मेटल है या नॉन मेटल है या क्रिस्टलाइन मेटल है, उसमें क्या होता है, इम्परफेक्शन आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो दुनिया में कोई भी ऐसा सॉलिड पॉसिबल नहीं है जो कि पूरी तरह से क्या हो, परफेक्ट क्रिस्टलाइन मटेरियल हो। मतलब पूरी तरह से परफेक्ट क्रिस्टलाइन मटेरियल नहीं बन सकता। हाँ, मे बी यदि हम उसको पूरी तरह से सिंगल क्रिस्टलाइन बनाना चाहते हैं तब वो पॉसिबल है। बट यदि मैं ऐसा भी बोलता हूँ कि यदि मैं उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई करता हूँ, 99.99% यदि मैं उसको प्यूरिफाई करता हूँ, मैंने उसकी सारी इम्प्योरिटीज को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, सारी इम्प्योरिटीज निकाल दी, उसके बाद भी यदि मैं बोलूं कि यदि मैं उसका 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर का कोई क्यूब लेता हूं, तो उसमें भी अराउंड 10⁻22 टू 10⁻24 एटम्स का प्यूरि इम्परफेक्शन होगा। समझ रहे इस बात को? मतलब ये इम्परफेक्शन होगा ही होगा। क्लियर है? चलिए, तो यदि हम बात करें तो आप ऐसा समझ सकते हो कि इम्परफेक्शन जो है, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में होगा। ठीक है, या मेटेलिक मटेरियल हो या नॉन मेटेलिक हो या क्रिस्टलाइन, या आप किसी भी पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को भी लेते हो तब भी। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर बात करें कि कितने टाइप के आपके इम्परफेक्शंस होते हैं। इफ आई क्लासिफाई द इम्परफेक्शन, देयर आर मेनली 4 कैटेगरीज ऑफ इम्परफेक्शन। फर्स्ट वन इज पॉइंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। दूसरी हम बात करते हैं लाइन डिफेक्ट, एक एक को मैं एक्सप्लेन भी करता हूं अभी साथ में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सरफेस डिफेक्ट की। आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, सरफेस डिफेक्ट। और फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम डिफेक्ट की। क्लियर है? तो पॉइंट डिफेक्ट की यदि हम बात करें तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका जो भी क्रिस्टल लैटिस था, ठीक है, इस क्रिस्टल लैटिस में से कोई एक एटम क्या हो गया, मिस हो गया, या एटम मिस हो गया, या फिर आप बोलो कि कोई एक फॉरेन एटम आकर इसमें क्या हो गया, यहाँ पर बैठ गया। या फिर क्या बोल सकते हैं कि फॉरेन एटम ना आके बैठा, ये जो मेटल, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि ये आयरन की बात करें अपन, कि मेरा पूरा आयरन का क्या था, क्रिस्टल लैटिस था। इस आयरन के क्रिस्टल लैटिस में, मतलब आयरन का ही कोई दूसरा एलिमेंट, दूसरा एटम आके यहाँ पर क्या हो गया, बैठ गया। आइदर सेम मटेरियल या सेम होगा, या फिर दूसरे किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। या फिर ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड था केटायन और एनायन का, वो पूरा का पूरा बॉन्ड ही वहां से क्या हो गया, मिस हो गया। इन दैट केस हम उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? अभी मैं यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आगे इसका डिटेल में बात करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद लाइन डिफेक्ट की बात करते हैं। तो लाइन डिफेक्ट का मतलब आप ऐसा समझो कि लेट्स से आपका यदि आइडियल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता तो कुछ इस तरह का होता। क्लियर है? पर इट मे बी यहाँ से एक जो लाइन है किसका, एटम्स का, ये हो सकता है यहाँ से कुछ मिस हो जाए। मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ क्या हो गया, मिस हो गया। मिस हो गया मतलब ये कुछ इस तरह का इसने बॉन्ड बना लिया।
समझ रहे हैं आप? मतलब ये अब कुछ इस तरह का है, ठीक है। और हो सकता है कि इसके ऊपर जो हो, सॉरी, इसके ऊपर जो है वो क्या हो, परफेक्ट हो। मतलब आप ऐसा समझ लो कि ये ऊपर की तरफ सही है, लेकिन नीचे की तरफ क्या हो गया, कुछ डिफेक्ट आ गया। मतलब यहाँ पर ये एज सीधी होना थी, पर ये एज क्या हो गई, गायब ही हो गई। क्लियर है? तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइन डिफेक्ट। समझ गए? अब हम बात करते हैं सरफेस डिफेक्ट की। हेलो सर। हेलो। हाँ वो सर कुछ किसी को कर दिख रहा रहा है हूँ। क्या? नहीं नहीं वही रुक जा, अभी वेट कर सर, कुछ कर रहा हूँ मैं। नेटवर्क इशू है शायद। शांति तो मेरे रखा को कर अमर तू। तो लगा कि मेरा इश्यू है, तो मैं वापस आया ज्वाइन। रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे बाहर कर दिया, लॉस्ट हो गया, पता नहीं क्या। हाँ, बच्चे हैं। चलिए वेट कर लिया ज्वाइन। बेटा दिख रही है स्क्रीन आपको ये? यस सर। हाँ सर। यस सर। चैट में लिखो यार, बोलो मत। हाँ ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें यदि हम पॉइंट डिफेक्ट की। ठीक है, चलिए तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है पहले ये समझ लो। तो जैसे मैंने कल आपको एक इस तरह का क्रिस्टल लैटिस बताया था, इस क्रिस्टल लैटिस में पॉइंट डिफेक्ट की सबसे पहले बात करें तो हमारा होता है वैकेंसी। ठीक है, अब वैकेंसी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। ठीक है, वैकेंसी का सीधा सा मतलब है कि ये जो एटम है, ये एटम यहाँ से क्या हो गया, मिस हो गया, चले गया। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर है? अब वैकेंसी के लिए यदि हम बात करें कि भाई ये जिसने एटम यहाँ से मिस हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी वजह से एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया, किसमें, आपके क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इसका एंट्रोपी है मटेरियल का, उस एंट्रोपी में भी क्या आता है, कुछ ना कुछ चेंज आता है। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी क्रिएट हुई है। लेट्स से ये कोई पर्टिकुलर मटेरियल था, उस पर्टिकुलर मटेरियल को आपने क्या किया, हीट किया। ठीक है, मतलब या तो टेम्परेचर राइज किया या टेम्परेचर डाउन किया। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये एटम अपना ये प्लेस छोड़कर हो सकता है इसके अंदर यहाँ पर कहीं चले जाए। ठीक है, या ये इस प्लेस को छोड़कर यहाँ से बाहर ही हो जाए। ठीक है, तो जब ये इसको छोड़ के यहाँ से चले गया तो हम उसको बोल रहे हैं वैकेंसी, और ये एटम उठकर यहाँ से यहाँ पर आ गया। क्लियर है? तो इसको बोल रहे हैं हम इंडस्ट्रियल डिफेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? तो अब वो सेल्फ इंडस्ट्रियल भी हो सकता है या कुछ इंप्योरिटी भी हो सकती है, या कोई दूसरा आके बैठ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी भी बोलते हैं।
क्लियर है? तो उसकी बात पे बात करते हैं। पहले हम ये समझे कि ये में NV मतलब NV का मतलब क्या हो गया कि आप नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी क्रिएट हुई है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इक्वल्स टू n एक्सपोनेंशियल ऑफ, और ये टोटली एक्सपेरिमेंट बेस्ड फॉर्मूला है, नॉट डेराइव, ठीक है? मतलब इस फॉर्मूले को हमने डेराइव नहीं किया है, ठीक है? तो यहाँ से ये जो NV है ये क्या है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज है, N क्या है आपका कि कितने नंबर ऑफ एटम उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं या कितने नंबर ऑफ एटम मूव किए, एक्सपोनेंशियल ऑफ QS मतलब आपने कितने अमाउंट ऑफ हीट उसको क्या करी सप्लाई की, और T क्या है आपका कितने अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आपने राइज किया। क्लियर है? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि N क्या है आपका टोटल, यहाँ पर लिख लो आप, तो N जो हो जाएगा वो आपका एटॉमिक साइट हो जाएगा, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा QS, ठीक है? तो QS क्या हो जाएगा कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने उसको दी, एनर्जी टू बी सप्लाइड, ठीक है? या अब वो हीट के फॉर्म में भी हो सकती है एनर्जी या वर्क के फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर आप कुछ फोर्स अप्लाई करो तो भी हो सकती है, ठीक है? और जो T है वो T क्या है आपका टेम्परेचर है, लिखते चलिएगा इन केल्विन। क्लियर है? उसके बाद यदि हम यहाँ पर और क्या बच गया अपना K जो है वो आपका एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो K क्या है आपका बोल्ट्जमैन, आगे इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है? और इसकी जो वैल्यू होती है 8.62 इंटू 10 टू द पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर केल्विन होती है, ठीक है? या फिर 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर एटम केल्विन होती है। क्लियर है? चलिए तो लिख लिया फॉर्मूला बेटा आपने, NV इक्वल टू N एक्सपोनेंशियल ऑफ -QS अपॉन K इंटू T, ठीक है? चलिए तो अब यहाँ पर हमने वैकेंसी को तो समझ लिया कि भाई ये एटम क्या हो गया यहाँ से मिस हो गया, ठीक है? ये एटम जब यहाँ से मिस होके यहाँ पर आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका सेल्फ इंडस्ट्रियल, ठीक है? अब यदि मैं बोलूं कि लेट्स से कि ये सारे जो एटम थे ये कौन से थे, आयरन के, इसके बीच में कहीं पर आपका लेट्स से कि कोई कार्बन एटम आके, ये मेरा मान लो कि आपके सारे एटम कौन से थे, आयरन के, और ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, कार्बन का कोई एटम आकर यह एग्जिस्ट कर गया। अब ये इसके लिए क्या हो गया, दूसरा एटम हो गया, तो ये सेल्फ इंडस्ट्रियल ना होके क्या होगा, इम्प्योरिटी का फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इम्प्योरिटी में क्या समझेंगे आप कि इम्प्योरिटी कितने टाइप की हो सकती है, कि भाई इम्प्योरिटी जब भी हम करते हैं या अलॉइंग करते हैं किसी मेटल्स की, ठीक है? तो अलॉइंग के केस में क्या होगा, अलॉइंग के केस में आप क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स को क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, और कंबाइन करके उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हो। तो अल्टीमेटली जब हम आइडियल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो आइडियल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से आप उसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है? चेंज कर रहे हो इन द सेंस मतलब आपने इसमें जैसे लेट्स से ये मेरा आयरन थे सारे, इसमें क्या कर दिया आपने, कार्बन अंदर इंसर्ट कर दिया। आई मीन टू से कि आपने उसकी प्रॉपर्टीज को इनहांस करने के लिए कार्बन, उसमें कार्बन का परसेंटेज ऐड किया या डिक्रीज किया। क्लियर है? ठीक है? चलिए तो अब उसी की बात करते हैं हम। तो इम्प्योरिटीज इन सॉलिड्स आप इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालें, ठीक है? वैकेंसीज ही पढ़ रहे हैं अभी अपन, ठीक है? लाइन डिफेक्ट पर नहीं गए अभी, पॉइंट डिफेक्ट में ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है? इम्प्योरिटीज इन सॉलिड, ठीक है? अच्छा, प्योर यदि किसी एलिमेंट को आपको करना है तो प्योर एलिमेंट अब मैंने जैसे बताया इससे पहले भी कि 99.99999% तक आप उसको क्या कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो। पर इतना प्यूरिफाई करने के लिए भी आपको प्रोसेस जो है बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही आपको प्रिसाइज वे में काम करना पड़ेगा, ठीक है? तब जाकर उसको आप क्या कर पाओगे, कर पाओगे, ठीक है? लेकिन यदि इसके बाद जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब 0.0001 एंड अगेन, ठीक है, तो इतने परसेंटेज की यदि मैं बात करूं
तो इसमें भी अराउंड 10 टू द पावर 22 से लेकर 10 टू द पावर 24 एटम्स की क्या है, इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी का मतलब दूसरे कोई अदर फॉरेन एटम आकर यहाँ पर इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसी को हम क्या करते हैं, अलाइन बोलते हैं। अब अलाइन करोगे तो आप क्या करोगे कि इस 99% को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करोगे, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करोगे। लेट से आपने क्या कर दिया, 72% कोई लेट से कॉपर है और बाकी का जो 28% है वो क्या है, जिंक है। ठीक है, तो अब इन दो एलिमेंट से एक नया प्रॉपर्टी या नया एलिमेंट बनता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलॉइन। क्लियर है? तो अलॉइन सिल्वर कॉपर सबके केस में पॉसिबल है और सबके केस में करते ही करते हैं। ठीक है, तो और नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ये हमको कोई भी एलिमेंट प्योर मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? चलिए, तो आगे बात करते हैं। अब इसमें आपका ये नया टर्म आता है कि भाई यदि सॉलिड्स की बात कर रहे हो तो आप लोगों ने इससे पहले ये भी टर्म जानते हो कि देयर इज एन सॉल्यूट। 1 मिनट है ना, लिख लिया होगा, थोड़ा सर पेन दो ना। तो देयर इज एन सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, और इसी से इन दोनों से ही मिलकर क्या बनता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी हम बात करें तो इन दोनों से ही मिलके एक नया कोई फेज बन जाता है या नया एलिमेंट बन जाता है या कोई नया ही मटेरियल बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज हमको चाहिए थी। मतलब इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम ये दो को कंबाइन करके ही बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यदि मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करूं तो आप यहाँ पर सॉलिड के केस में भी बोल सकते हो। जैसे मैंने मान लो कि आयरन की बात करूं तो लेट्स से कि आपने 98% यूज किया आयरन और उसमें कार्बन 2% ऐड कर दिया। समझ रहे बात को? तो अब यहाँ पर सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा। सिद्धार्थ पुरोहित बताइए आप कि यदि मैंने आयरन 98% लिया, कार्बन 2%, तो सॉल्यूट कौन सा होगा? आयरन सॉल्वेंट होगा, कॉपर सॉल्यूट होगा, ये सॉरी कार्बन सॉल्यूट होगा। ठीक है, और आयरन सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये पता है आई थिंक आप सभी लोगों को। ठीक है, तो ये जो हम यदि लैटिस यदि बना भी रहे हैं, ठीक है, तो ये कार्बन इसके बीच में जाकर कहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। मतलब ये इसके लिए क्या हो गया, ये यदि मेरे आयरन के एटम्स हैं तो ये यदि कार्बन का एटम है तो हम क्या बोलेंगे कि ये कार्बन इस आयरन के लिए क्या हो गया, होस्ट हो गया, मतलब होस्ट एटम हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है ना, मतलब जैसे आके उसकी जगह बैठ गया। ठीक है, अब यदि मैं सॉलिड सॉल्यूशन की बात करता हूं, 1 मिनट, तो सॉलिड सॉल्यूशन कब बनेगा और कौन किस केस में हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया रूल आता है, उस रूल को बोलते हैं ह्यूमे रोथरीज रूल। ठीक है, आगे चल के हम जब फेज डायग्राम पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा। ठीक है, तो फेज डायग्राम में भी ये काम आने वाला है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, अच्छा, एक चीज हमने समझी थी कि भाई ये मेरा लेटिस है। ठीक है, इस लेटिस में पहले हमने समझा कि ये वैकेंसी हो गया, हट गया, तो लेट से कोई ये उठ के यही वाला एलिमेंट उठ के, आयरन का ही एलिमेंट उठ के यहाँ पर कहीं आ गया, तो हम उसको क्या बोल रहे थे, इंडस्ट्रियल। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरा कोई एलिमेंट यहाँ पर आ गया, मतलब ये क्या कहलाएगा मेरा, सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है, मतलब इसकी जगह
इस एटम को ही हटा के हमने क्या कर दिया, दूसरा कोई आ गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। क्लियर है? अच्छा, आगे और समझेंगे, पहले आप ह्यूमेरोथ्री रूल जो है उसको समझ लो। तो देयर आर 4 रूल्स as described by the Humerothries. Number 1 is atomic size factor, ठीक है, ठीक है। तो पहला जो ह्यूमेरोथ्री ने नियम दिया कि भाई कोई सॉल्यूट, मतलब कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट कब मिलकर एक नया सॉलिड बनाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए 4 रूल्स बनाए। तो उसमें सबसे पहला क्या था, एटॉमिक साइज फैक्टर, कि मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से कब मिलकर नया क्रिस्टल बनाएंगे, जब उनकी एटॉमिक रेडियस, ठीक है, लेस देन हो किससे, प्लस माइनस ऑफ 15% से, 15% से उनका एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, दोनों का कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, आप ऐसा लिखो इसमें कि डिफरेंस बिटवीन, आप इसको बुक में पढ़िएगा और समझ में आ जाएगा, एटॉमिक रेडियाई बिटवीन सॉल्यूट एंड solvent is less than 15%, प्लस माइनस 15%, ठीक है, मतलब इतना होगा तभी जाकर वो कहीं ना कहीं सॉलिड बना पाएगा, अदरवाइज सॉलिड नहीं बना पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरे फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा फैक्टर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी के लिए दोनों मेटल्स या दोनों एलिमेंट का लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, solid solubility of the crystal structure for metals of both the atoms type must be same, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हम बोलते हैं कि भाई Fe के ऊपर 2+, ठीक है, या Na+Cl-, ठीक है ना, तो इसकी चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वन एलिमेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अदर, मतलब जितना Na क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, उस पे उतना क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो the more electropositive one element and the more electronegative of the other, ठीक है। तो जब ऐसा होगा कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था बता रहा हूं, तो उन दोनों के बीच की मैं बात कर रहा हूं कि तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, जल्दी से मिलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि ये चार्जेस जो हैं, जो भी दो एलिमेंट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ चार्जेस का डिफरेंस होगा उतने ही वो क्या होगा, एक दूसरे से कंबाइन होगा, ठीक है, उतनी इजीली वो एक दूसरे से कंबाइन हो सकता है, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट किसी ने पूछा है, तो सेकेंड पॉइंट क्या था बेटा अपना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों एलिमेंट जो एक दूसरे से मिल रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा एक दूसरे से वो क्या होंगे, कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, द लास्ट पॉइंट इज वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी का मतलब भी वही होता है कि भाई
एक मिनट है ना। तो कितने नंबर ऑफ वैलेंस एटम उसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जिसमें ज्यादा वैलेंसी होगी वो दूसरे में क्या हो सकता है, उतना जल्दी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो a metal will have more tendency to dissolve another metal of higher valency than that have a lower valency, ठीक है। जिसकी ज्यादा वैलेंसी होगी वो क्या होगा, डिसॉल्व होगा, जिसमें किसमें डिसॉल्व होगा, जिसकी वैलेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो a metal will have, लिख लो, more tendency of dissolve another metal of higher valency than one of lower valency, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं, ये क्लियर है आपको, ये 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी सॉलिड को दूसरे सॉलिड से सॉल्वेंट बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तभी एक दूसरे से वो सॉलिड मिलके सॉल्वेंट बना पाएंगे, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन बन पाएगा, क्लियर है। नाउ वी कम्स टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। अब ये क्या होता है पहले इसको भी बता दूं मैं, हेडिंग डाल लीजिए आप, स्पेसिफिकेशन ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो क्या होता है ये समझते हैं पहले, ठीक है। लेट्स से कि आपके पास कॉपर और जिंक कोई दो एलिमेंट है। अब इन दो एलिमेंट को लेट्स से कि ये मेरा कोई 72% है, ये मान लो आपने इसको 10% और अदर एलिमेंट जो है बाकी के हो गए, ठीक है। तो यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी हम नया बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम नया एलिमेंट या नया सॉलिड बना रहे हैं, उस नए सॉलिड में कितने परसेंटेज में एटॉमिक परसेंटेज या वेट परसेंट की बात करें तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स कितने एग्जिस्ट करते हैं। तो यदि हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो उसका भी कंपोजिशन निकाल सकते हैं, जिंक बोले तो उसका भी कंपोजिशन हम निकाल सकते हैं। अच्छा 1:56 हो गया क्या। नेक्स्ट लेक्चर बेटा 2 बजे से है आप लोगों का, ठीक है ना। तो चलिए, तो 1:56 हो गया यार, ठीक है बेटा। तो कल हम इसका स्पेसिफिकेशन समझते हैं और सारे डिफेक्ट्स कल हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा तो अपनी अटेंडेंस लिखते हैं, हितेश साहू लेफ्ट कर गया है तो अटेंडेंस नहीं मिलेगी भाई साहब को, ठीक है। चलिए तो अटेंडेंस आप चैट बॉक्स में लिख दे बेटा, और सर का लेक्चर ज्वाइन कर लें, हेलो सर। और यहाँ से लेफ्ट कर दें। हेलो सर।